हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का डे नंबर 7, ठीक है, जो कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा रहे हैं, कर रहे हैं, जो कि आज आपका अभी अभी फ़िलहाल में जितने जो भी सब्जेक्ट कंटिन्यू है, आपका बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कंटिन्यू है और उसका डे नंबर 7 आज आपका होने वाला है, ठीक है दोस्त। इसी तरह हम लोग डे 8 चलेंगे, डे 9 चलेंगे, देन हम लोग डे 10 चलेंगे। चाहे देखिए कल तक मे बी हो सकता है कि हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग का स्टार्ट करें, ठीक है। पहले हम लोग आज का सारा जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम लोग कर लेते हैं। अगर टाइम बचा तो हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टडी विद सिविल एमसीक्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं राहुल कुमार, ठीक है। और आज का जो क्लासेस है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन को आज मैं इस सेट में ऐड ऑन किया हूँ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का मैं आज के क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले जो कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लासेस में हम लोग 2 लाइन से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होता है, खास करके हम लोग के लिए, ठीक है। जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने मेरे भाई लोग हैं, सबके लिए बहुत ही खास होता है, ठीक है। देखिए वो 2 लाइन क्या है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच मानो, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी आपकी जगह बदल देते हैं। अगर आपका जो लक्ष्य आप बनाए हैं, जो आपका गोल आप जो सेट किए हैं, अगर उस गोल के प्रति अगर आप तन मन और धन से अगर आप लग जाएंगे ना, तो सही बोल रहा है। ये 2 लाइन लास्ट में नीचे जो लिखा हुआ है कि सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं दोस्त, ठीक है। जो कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब वर्ड है, ठीक है, हम लोग के लिए खास करके, ठीक है। और यही जोश, यही जुनून के साथ हम लोग, चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिना देरी के। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूं। अब देखिए क्या है। आज आपका मैसनरी मैसनरी आपका जो कि हम लोग अभी नहीं किए थे, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं मैसनरी उसमें नहीं था। आज मैसनरी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। और सारे मशीनरी, आज जितने भी मशीनरी होते हैं, असलल मशीनरी, रबल मशीनरी, रैंडम रबल मशीनरी, जितने टाइप्स के मशीनरी अलग अलग होते हैं, सारे को हम लोग 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या क्वेश्चन। द टाइप ऑफ स्टोन द टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी इन विच a stone of a same height आर लेड इन लेयर इज कॉल्ड। बताएं, बताएं। थोड़ा क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ें और बताएं। क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, ठीक है, मैक्सिमम 2 बार, 2 से 3 बार भी पढ़ सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गलती नहीं कीजिएगा इजी क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त क्या बोल रहा है? देखिए इनमें से कौन सा टाइप है स्टोन मशीनरी का, जिसका जो हाइट होता है, हाइट उसका सेम है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सेम हाइट आर लेड इन लेयर, ठीक है, जो कि लेयर में होता है उसका हाइट जो होता है सेम होता है। तो बताएं इनमें से कौन सा मशीनरी होता है? क्या वो रैंडम रबल मशीनरी होता है? क्या वो कोर्स रैंडम रबल मशीनरी होता है? क्या वो अनकोर्स रैंडम रबल मशीनरी होता है? या फिर असलन मशीनरी होता है? तो जो जिसका हाइट सेम है, मतलब वैसे मशीनरी जिसका हाइट सेम है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो किस टाइप का मशीनरी होता है, तो आपका कोर्स रैंडम रबल मशीनरी, ठीक है, कोर्स रैंडम रबल मशीनरी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं कितने टाइप्स के स्टोन मशीनरी होते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, हेडिंग क्या है जी, टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी, टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी, ठीक है जी। ये आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन? रबल मशीनरी एंड असलर मशीनरी। तो हम लोग लिखते हैं रबल मशीनरी, एंड दूसरा असलर मशीनरी, असलर मशीनरी,
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब क्या है आपका जो अब है, अब आपका जो रबल मशीनरी है, रबल मशीनरी है, ये आपका 3 टाइप का होता है। देखिए पहले हम लोग सारा टाइप लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सब समझ लेंगे। अब हम लोग दूसरा लिखते हैं, रबल मशीनरी, रबल मशीनरी, मशीनरी आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। अब कौन कौन होता है भाई? पहला क्या हो गया आपका? रैंडम रबल मशीनरी, ठीक है, रैंडम रबल, रबल मशीनरी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? अच्छा ये कोर्स होता है, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया, नाम भूल गए। इसके क्या था? कोर्स रैंडम रबल मशीनरी होता है। क्या दोस्त? कोर्स रैंडम रबल मशीनरी, कोर्स, कोर्स रैंडम रबल मशीनरी। और दूसरा क्या होता है? अनकोर्स्ड, अनकोर्स्ड, अनकोर्स रैंडम, रैंडम रबल मशीनरी, रबल मशीनरी, ठीक है दोस्त। और ये तीसरा क्या होता है आपका? स्क्वायर रबल मशीनरी, स्क्वायर्ड रबल, रबल मशीनरी, ठीक है। ये आपका किसका हो गया? आपका हो गया दूसरा, इसका रबल मशीनरी का 3 टाइप हो गया, ठीक है दोस्त। एक जो होता, एक आपका होता है, एक होता है कि स्क्वायर जो हम लोग ये लिखा है ना कि स्क्वायर रबल मशीनरी, स्क्वायर रबल मशीनरी भी आपका 3 टाइप का होता है। देखिए स्क्वायर, स्क्वायर्ड रबल, रबल स्टोन मशीनरी, स्टोन मशीनरी, और 3 टाइप, 3 टाइप्स। कौन कौन होता है जी? देखिए इसका फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ड्राई रबल मशीनरी। क्या? ड्राई रबल मशीनरी, ड्राई रबल मशीनरी, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा होता अन, मतलब कोर्स रबल, कोर्स स्क्वायर रबल मशीनरी, कोर्स, कोर्स, कोर्स स्क्वायर, कोर्स स्क्वायर रबल मशीनरी, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा आपका हो गया, क्या हो गया? अनकोर्स, अनकोर्स, अनकोर्स स्क्वायर रबल मशीनरी, ठीक है। ये हम लोग सारा पढ़ लिए भाई, सारा टाइप, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, देन आपका थर्ड ये हो गया, ठीक है। सबका अलग अलग पार्ट में हम लोग सारा पढ़ लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कि ये दे देगा कि अनकोर्स स्क्वायर रबल मशीनरी किसका टाइप है, पूछ सकता है किसका टाइप है, पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका किसका ये टाइप है। तो स्क्वायर रबल स्टोन मशीनरी का ये टाइप है। चाहे पूछ देगा आपको कोर्स रैंडम रबल मशीनरी किसका टाइप है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको इजीली आप मार सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग रबल, रबर मशीनरी क्या होता है और आपका असलर मशीनरी क्या होता है, ठीक है। देखिए रबर मशीनरी क्या होता है? रबर मशीनरी वैसे मशीनरी होते हैं, रबर मशीनरी वैसे मशीनरी होते हैं जिसमें ये जो इसका जो मशीनरी होता है, इसमें ड्रेस्ड स्टोन और अनड्रेस्ड स्टोन, मतलब दोनों स्टोन इसमें यूज किया जाता है दोस्त। इसके मशीनरी बनाने में ड्रेस्ड स्टोन भी रहेगा, मतलब ड्रेस्ड स्टोन इस मीन्स क्या, उसका जो शेप साइज प्रॉपर रहेगा वो भी इसमें यूज होगा इस मशीनरी में। और वैसे स्टोन जिसका अनड्रेस्ड रहेगा, मतलब उसका शेप साइज ड्रेस्ड नहीं रहेगा, तो भी हम लोग यूज करेंगे किसमें? रबर मशीनरी में, ठीक है। दूसरा देखिए असलर मशीनरी। असलर मशीनरी क्या होता है? असलर मशीनरी इस उस टाइप का मशीनरी होता है जिसमें, इसमें आपका जो स्टोन जो यूज होता है, इसमें आपका जो स्टोन का जो प्रॉपर शेप होना चाहिए, मतलब ड्रेस्ड स्टोन प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज साइज होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म लेंथ होना चाहिए, ठीक है। हम लोग वैसे स्टोन जिसका प्रॉपर शेप, मतलब ड्रेस्ड स्टोन यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर शेप, उसका प्रॉपर शेप होना चाहिए, इनफॉर्म हाइट होना चाहिए, इनफॉर्म लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे क्राइटेरिया है ये किसके अंदर आता है? ड्रेस्ड स्टोन के अंदर, ठीक है। तो
असलर मशीनरी में आपका ड्रेस्ड स्टोन यूज होता है। इसमें किस टाइप का असलर मशीनरी में आपका किस टाइप का मोटार यूज होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपका सीमेंट और लाइम मोटार को यूज किया जाता है दोस्तों इसके मशीनरी में। ठीक है, समझ में आ गया ये दोनों। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका रब्बल मशीनरी, जो कि 3 टाइप का है। पहला क्या है, कोर्स रैंडम रब्बल मशीनरी। अब कोर्स रैंडम रब्बल मशीनरी क्या होता है जी? कोर्स रैंडम रबल मशीनरी क्या होता है? कोर्स रैंडम रबल मशीनरी वह मशीनरी होता है, वैसा मशीनरी होता है जिसका हाइट आपका सेम रहेगा। ठीक है, लेयर पे। ठीक है, जो इसका जिस लेयर पे हम लोग उसको उस पे हम लोग जिसको बिछा रहे हैं, मतलब वाल मशीनरी वाल बना रहे हैं, उसका जो हाइट होगा सेम होगा। ठीक है, तो जब हाइट सेम हो गया इट मीन्स क्या हो गया वो, कोर्स रैंडम रबल मशीनरी। ठीक है, और दूसरा क्या है, अनकोर्स रैंडम रबल मशीनरी। अनकोर्स रैंडम रबल मशीनरी इट मीन्स क्या, उसका जो हाइट है वो फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, उसका जो हाइट है फिक्स नहीं रहेगा। और दूसरा बात हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बात किए कि अनकोर्स रैंडम रबल मशीनरी किस टाइप का मशीनरी होता है, इसमें आपका जो इसका जो हाइट होता है वो फिक्स नहीं होता है। दूसरा बात कि इसमें किसमें अनकोर्स रैंडम रबल मशीनरी जो होता है ये बहुत चीपेस्ट होता है, बहुत रफेस्ट होता है। ठीक है, ये जो मशीनरी होता है बहुत चीपेस्ट होता है, बहुत सस्ता होता है। ठीक है, और बहुत रफेस्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगला जो पता देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो इसमें भी अगला मतलब कहीं और पूछा गया है कि कौन सा मशीनरी है जो कि चीफेस्ट भी है और रफेस्ट भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उसे हम लोग कौन सा मशीनरी बोलते हैं, तो अनकोर्स रैंडम रबल मशीनरी है दोस्त। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका तीसरा क्या है, स्क्वायर रबल स्टोन मशीनरी। ठीक है, अब स्क्वायर रबल स्टोन मशीनरी क्या हो गया दोस्त? देखिए स्क्वायर रबल स्टोन मशीनरी क्या होता है? स्क्वायर रबल स्टोन मशीनरी वैसा मशीनरी होता है जिसका शेप प्रॉपर स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, और जितने भी जॉइंट है सब जगह प्रॉपर स्क्वायर शेप इसका यूज होगा। ठीक है, जितने भी इसका जॉइंट्स होंगे सब पे क्या होगा, स्क्वायर शेप होगा। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो मेरा स्क्वायर स्क्वायर रबल स्टोन मशीनरी है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका जो आंसर हो गया कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जस्ट हम लोग अभी पीछे किए ना, अब बताएं क्वेयरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, अब आपका सीजनिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, बताएं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है दोस्त। हम लोग पहले भी आपको बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है कि पहले आपको आता हो। ठीक है, जो पहले आता हो, जैसे हम जान रहे हैं कि ना क्वेयरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, क्या होता है क्वेयरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, धरती के अंदर से ग्राउंड के अंडरग्राउंड से जो स्टोन का निकालने का जो निकालते हैं हम लोग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेयरिंग ऑफ स्टोन। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉक फ्रॉम ए नेचुरल रॉक। ठीक है, जो मतलब धरती के अंदर से हम लोग निकालते हैं रॉक को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेयरिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं। इट मीन्स की एक्सट्रैक्शन, देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम ए नेचुरल रॉक। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एक का 3 हो गया। देखिए तो किसमें है, एक का 3 यहाँ भी है, एक का 3 यहाँ भी, एक का 3 यहाँ भी है, मतलब एक एलिमिनेट हो गया। ठीक है दोस्त, अब देखिए दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है। नेचुरल बेड आप लोग जानते हैं ना, नेचुरल बेड क्या होता है, अलोंग विथ स्टोन कैन बी स्पिल्ड। ये इसके देखिए ये जो होता है अलोंग विथ स्टोन, ये वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का 1, बी का 1 ये नहीं है तो ये कट गया मेरा, बी का 1 ये भी नहीं तो ये कट गया, बी का 1 ये तो कटा हुआ है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, इस टाइप से आपको ऑप्शन को पहले जो आपको याद है पहले आप उसे यूज कर लें, लगा लें कि जिसमें 110% आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको इसमें आ रहा है, चाहे आप इसको नहीं, आपको इसको बारे में आपको इसके बारे में आपको पता नहीं है, अब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के बारे में पता होगा, आपको सीजनिंग ऑफ स्टोन के बारे में पता होगा। ठीक है, तो आप पहले उसको ईजी आउट मार्किंग कर लें, मैचअप कर लें, देन फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट को हम लोग मैच करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है राइट आंसर है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर डन फॉर असाइनिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन, बताएं
ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन के लिए इनमें से कौन कौन सा टेस्ट असाइन होता है, बताएं। क्या वो स्मिथ टेस्ट हम लोग होता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन के लिए? एकदम होता है जी। बारेट टेस्ट होता है? एकदम होता है जी। एसी टेस्ट होता है? एकदम होता है जी। मतलब ऑल ऑफ दी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ये तीनों ऑप्शन हम लोग, तीनों टेस्ट हम लोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पोज़ोलाना सीमेंट इज यूज विथ कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, बताएं। पोज़ोलाना सीमेंट हम लोग यूज करते हैं कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पोज़ोलाना सीमेंट को यूज करते हैं? क्या वो डैम के लिए करते हैं? क्या आपका मैसिव फाउंडेशन के लिए करते हैं? अपार्टमेंट के लिए करते हैं? या फिर ऑल ऑफ दी ऑप्शन आर करेक्ट, बताएं। पोज़ोलाना सीमेंट ये ऑल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग करते हैं दोस्त। डैम्स के लिए भी करते हैं, मैसिव फाउंडेशन के लिए भी करते हैं, देन आपका अपार्टमेंट्स के लिए भी करते हैं दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। चलिए बताएं, अच्छा क्वेश्चन है जी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हम लोग जानते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट, ठीक है। एक चीज़ कंफर्म हो गया कि हमको अब सही देखना है। अब स्टेटमेंट दिया गया किसी के बारे में, यहाँ मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है ये आपको फ्लो टेबल टेस्ट वर्कबिलिटी से ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला क्या है। फ्लो टेबल टेस्ट इज यूज फॉर इंश्योर विच पॉजेज वेरी हाई वर्कबिलिटी। फ्लो टेबल टेस्ट में वर्कबिलिटी वेरी हाई होता है ना, होता है ना। स्लम टेस्ट में, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट में, फ्लो टेबल टेस्ट में, फ्लो टेबल टेस्ट में वर्केबिलिटी वेरी हाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 110% सही है दोस्त, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा कि कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इज यूज फॉर कंक्रीट विच पॉजेज वेरी हाई वर्केबिलिटी, एकदम रॉन्ग। वेरी लो, मीडियम से लो वर्केबिलिटी होता है, जो कि यहाँ क्या बोल रहा है, वेरी हाई वर्केबिलिटी, एकदम नहीं। मीडियम टू लो वर्केबिलिटी, ठीक है। तो ये गलत हो गया मेरा, मतलब बी गलत हो गया। तो बी गलत हो गया तो मेरा ये गलत हो गया, और बी गलत हो गया, मतलब ये मेरा गलत हो गया। अब बच गया मेरा ओनली ए, या फिर ए या डी। अब हम सी को नहीं देखेंगे, सीधे हम लोग डी को देखेंगे दोस्त। डी को देखिए तो डी क्या है। डी है मेरा द बॉटम डायमीटर ऑफ फ्रस्टन कोन इज यूज इन अ स्लम्प टेस्ट इज ग्रेटर देन दैट द फ्रस्टन कोन कैन बी यूज इन फ्लोटेबल टेस्ट। ग्रेटर देन होता है, एकदम गलत है, ये आपका गलत हो गया। ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया देखिए। फ्रस्टन जो कोन होता है, फ्रस्टन कोन होता है इसका, एक मिनट, फ्रस्टन कोन, फ्रस्टन कोन, फ्रस्टन कोन, इसका डायमेंशन क्या होता है जी, टॉप विड्थ, टॉप विड्थ इसका क्या हो गया, बॉटम विड्थ क्या हो गया, बॉटम विड्थ, देन इसका हाइट कितना होता है जी, टॉप विड्थ। फ्रस्टन कोन का टॉप विड्थ कितना होता है, 17। अब इसका बॉटम विड्थ कितना होता है, 25। और इसका जो आपका हाइट होता है कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। ये सारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये आपका फ्रस्टन कोन का हो गया, ठीक है। और हम लोग जो स्लम्प टेस्ट में जो हम लोग यूज करते हैं उसका डायमेंशन क्या होता है, स्लम्प टेस्ट, स्लम्प टेस्ट इसके क्या होता है जी, टॉप विड्थ, टॉप विड्थ हो गया, बॉटम विड्थ हो गया, देन इसका हाइट हो गया। टॉप कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया विड्थ हो गया, बॉटम विड्थ कितना, 20 सेंटीमीटर, देन ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, एक मिनट, 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है कि द बॉटम डायमीटर ऑफ ए फ्रस्टन कोन, बॉटम डायमीटर, बॉटम डायमीटर, यहाँ बिर्थ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बॉटम बिर्थ है, बॉटम बिर्थ ऑफ फ्रस्टन कोन इज ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन है, हाँ देखिए तो, देखिए तो ये स्टेटमेंट
ये जो दिया हुआ है ये सही है कि गलत है, यहाँ से मैच कीजिए। इसका हम लोग आपका साइज भी सारा लिख दिए हैं, इसका क्या क्या डायमीटर होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका रॉन्ग है। मतलब डी मेरा रॉन्ग हो गया, इट मीन्स कि जब मेरा डी गलत हो गया तो ये गलत हो गया मेरा। तो जो इसमें से सही जो हो गया आपका ओनली ऑप्शन नंबर सी जो इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सी मतलब ओनली ए, मतलब ए जो मेरा है एकदम करेक्ट है, बाकी सारा जो है बी सी डी मेरा गलत है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द केमिकल एडमिक्सचर दैट परमिट्स अर्लियर रिमूवल ऑफ फ्रॉम वर्क एंड रिमूवल ऑफ ईयरली रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ क्यूरिंग। उसे उनमें से कौन सा केमिकल एडमिक्सचर होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि परमिट करता है अर्लियर रिमूवल ऑफ फ्रेमवर्क को अर्ली रिमूव करने के लिए। कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सा एडमिक्सचर होता है? तो एलवेज आपका एक्सलीरेटर। इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको गलती नहीं कीजिएगा, 110% आप लोग सही कीजिएगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है दी। बल्किंग ऑफ सेंट पर ये है, देखिए ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है, बल्किंग ऑफ सेंट पे पूछा गया है, क्या पूछ रहा है? करेक्ट के बारे में। अब बताएं, इट इज़ ड्यू टू ए फिल्म ऑफ ए वाटर अराउंड सैंड पार्टिकल्स, एकदम सही है। इट इज़ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, एकदम सही है। इट इज़ मोर इन फाइनर सैंड, एकदम सही, मतलब तीनों स्टेटमेंट ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टीम क्यूरिंग देख रहे हैं, स्टीम क्यूरिंग शुड बी परफेबली बी यूज। स्टीम क्यूरिंग हम लोग सबसे ज़्यादा किस में कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं? प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग ऑफ ए लार्ज बीम एंड गडर, प्री कास्ट यूनिट, या फिर कास्ट इंसिटू कॉलम, कास्ट इंसिटू फाउंडेशन। तो बताएं, आप लोग जानते होंगे कि जो मेरा स्टीम क्यूरिंग होता है, स्टीम क्यूरिंग जो होता है ये एलवेज जो यूज करते हैं हम लोग किसमें? प्रीकास्ट कंक्रीट यूनिट में यूज करते हैं दोस्त, किसमें? प्रीकास्ट कंक्रीट यूनिट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर दोस्त। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स। इसके बारे में 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब बताएं कि इनमें से स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट होगा आपका? ठीक है, देखिए पहला पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या है? प्रोवाइडिंग लार्ज सर्फेस एरिया। स्मॉलर साइज का एग्रीगेट रहेगा, इट मीन्स उसका जितने जितने छोटे छोटे एग्रीगेट रहेंगे, इट मीन्स कि उसका ज़्यादा एग्रीगेट हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। यही बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया फॉर ए बॉन्डिंग विथ मोटार मैट्रिक्स विथ इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सही है। रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द मोटार एग्रीगेट, एकदम सही है मेरा ये स्टेटमेंट हमको सही मिला। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर इससे ज़्यादा मतलब सही होगा तो हम लोग उसको सही करेंगे। देखिए, इज इकोनॉमिकल एज द कंक्रीट मिक्स इज मोर डेंस, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तीसरा देखिए, रिक्वायर्ड लेसर सीमेंट, एकदम गलत। लेसर सीमेंट हो जब मेरा लार्ज यहाँ पर लार्ज स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट जो है, इट मीन्स कि वहाँ पर सीमेंट लेसर नहीं होगा, सीमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, जो कि बोल रहा कि लेसर सीमेंट, यहीं पे शुरू में ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, इज बेनिफिशियल एज दिस एग्रीगेट कैन बी पासिंग थ्रू द रेनफोर्समेंट बार मोर इजिली, एकदम नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें से सबसे करेक्ट आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर दोस्त। ये जो बोल रहा है इकोनॉमिकल नहीं, ये आपका अनइकोनॉमिकल होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। द क्विक लैम्प इज इट कम फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड। द क्विक लैम्प इज इट कम फ्रॉम ए किल्न इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क लैम्प बोलते हैं, हाइड्रोलिक लैम्प बोलते हैं, लंप लैम्प बोलते हैं, या फिर हाइड्रेटेड लैम्प बोलते हैं। किल्न से निकाला जा रहा है, इट मीन्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंप लैम्प बोलते हैं दोस्त। ठीक है, क्या बोलते हैं? लंप लैम्प बोलते हैं हम लोग। हाइड्रोलिक लैम्प क्या होता है? अच्छे से हम लोग पढ़े हुए हैं। एक होता है क्या, हाइड्रोलिक लैम्प के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? भाटी द स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ रोड मकाडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के लिए पूछ रहा है। इसमें से स्टैंडर्ड टेस्टिंग के लिए उसका
वेट ऑफ हैमर क्या होगा, उसका हाइट ऑफ फ्री फॉल क्या होगा, और उसमें कितने ब्लोस लगते हैं बताएं। स्टैंडर्ड फॉर रोड रोड मकाडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वेट ऑफ हैमर कितना होता है, 14 किलो, 38 सेंटीमीटर उसको ड्रॉप करवाते हैं, और 15 नंबर ऑफ ब्लोस देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। द फ्रॉग इन द ब्रिक इन अ ब्रिक मशीनरी इज कीप्ट ऑन। कहाँ कहाँ पे देते हैं जी, ये तो बताने लायक है ही नहीं, इजी क्वेश्चन है कि नहीं, आप बताएं। स्टेटमेंट दिया गया है फॉर ए ब्रोकन ब्रिक कोड सेग्रीगेट। ब्रोकन ब्रिक कोड सेग्रीगेट के ये जो टॉपिक है, इस पे 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोस्त। अब बताएं कि इनमें से कौन सा सही है, सो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी एक्सीड 50%, ये एकदम 110% सही है। अगला देखते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 24 आवर ऑन इमर्जिंग इन वाटर शुड नॉट बी एक्सीड इन 50%, 15%, क्या ये सही है? कितना परसेंट होता है बताए, ये 15% होता है, ये गलत है, ये 20% होता है, ये बोल रहा है 50%, ये मेरा गलत हो गया यहीं पे। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वाटर सोल्यूबल मैटर्स शुड नॉट एक्सीड 1%, ये भी गलत है। शुड नॉट एक्सीड 5%, ये आपका 1% होता है, ये बोल रहा 5%, मेरा तो ये भी गलत हो गया। इसमें लोग पता है एकदम 100%, 90% जो लोग हैं इसमें क्या मारे होंगे, डी मारे होंगे। और जितने लोग डी मारे होंगे सबका गया भैंस पानी में। इसका जो आंसर होगा सबसे करेक्ट, जो आपको मतलब करेक्ट क्या, मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, जो कि ए इज अ राइट आंसर है दोस्त। बाकी ये भी देख लीजिए, ये यहाँ पर 15% होना, 20% होना चाहिए, 15% लिखा हुआ है वाटर ऑब्जर्वेशन वाला। और इसमें जो वाटर सोल्यूबल जो होता है मैटर्स, वो कितना होता है, 1% होता है, ना कि 5% होता है। ठीक है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेसिस्टेंट, बताएं कौन सा, किसके वजह से टिम्बर टिम्बर जो है फायर रेसिस्टेंट बनता है। सोकिंग ईट से, अमोनियम सल्फेट, पहला ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है दोस्त। ठीक है, पढ़े आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो गलती होने का चांसेस भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए फील्ड टिम्बर, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए फील्ड टिम्बर कॉज बाई ए फंगल अटैक इज नोन एज, फंगल अटैक, डिकम्पोजिशन ऑफ ए फील्ड टिम्बर इज कॉज बाई ए फंगल अटैक इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज ड्राई रोड बोलते हैं, भाई ड्राई रोड, क्या बोलते हैं, ड्राई रोड। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ है आपका फॉक्सीनेस, बताए ये जो आपका डिफेक्ट होता है किसकी वजह से होता है, बताए किसकी वजह से ये फॉक्सीनेस डिफेक्ट्स अपीयर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डिफेक्ट्स अपीयर, डिफेक्ट्स अपीयर appear in the form of discoloring, due to over maturing tree, maturing of tree। ठीक है, ये हो गया फॉक्सीनेस आपका। आप बताएं कि वेट रोट क्या होता है, वेट रोट क्या होता है जी, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन बोल सकते हैं, लैक ऑफ वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताएं कि आपका अपसेट क्या होता है, अपसेट डिफेक्ट ये जो होता है, ये बताएं, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, अपसेट डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। अरे यार एक मिनट, थोड़ा मैं
वो थोड़ा चार्जिंग डाउन हो गया था भाई। अब बताएं, अपसेट अपसेट डिफेक्ट जो होता है ये किसकी वजह से होता है दोस्त? नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है। नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ASCU ट्रीटमेंट इज यूज फॉर ए प्रिवेंशन ऑफ ए टिम्बर। फुल फॉर्म ऑफ ASCU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट, या फिर आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड कॉपर सल्फेट, आर्सेनिक आर्सेनिक पेंटासल्फाइड कॉपर सल्फेट, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है जी? आप लोग तो इसको आराम से इसको मतलब ये कीजिएगा एलिमिनेट, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। क्या है? आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। और दूसरा देखिए आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड कॉपर सल्फेट, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जान रहे हैं ना इसके बारे में। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इज प्रिफर टू थिन प्लैंक ऑफ ए टिम्बर बिकॉज। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग प्लाईवुड जो यूज करते हैं वो थिन होता है, ठीक है। थिन प्लैंक ऑफ ए टिम्बर बिकॉज, क्योंकि इट हेल्प्स इन कोस्ट सेविंग एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। एकदम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन ए लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ओनली, एकदम ये भी नहीं सही है। गुड स्ट्रेंथ ओनली लेटरल डायरेक्शन एंड गिव एन गुड एस्थेटिक लुक, ऐसा कुछ नहीं है। गुड स्ट्रेंथ एंड लेटरल डायमेंशन इज बोथ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ये सही है आपका। दोनों डायरेक्शन में इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ना कि खाली लेटरल डायरेक्शन में होगा और ना ही खाली लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है आपका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन पेंट, कल हम लोग पेंट के बारे में अच्छे से पढ़े थे दोस्त सारी चीज। आज देखिए क्या है। इन ए पेंट लाइनसीड ऑयल इज यूज एज, बताए लाइनसीड ऑयल इज यूज एज। ये तो क्वेश्चन गलती होने का चांसेस भी नहीं है, आप लोग गलती कीजिएगा, और गलती कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। बताएं, इन अ पेंट लाइनसीड ऑयल इज यूज एज ए वैक्यूल ऑफ ए पेंट। यार कितना बार बताएं, ठीक है, बहुत बार हम लोग बता भी चुके हैं, और आप लोग हम लोग भी पता है कि ये क्वेश्चन आपसे गलती होने का चांसेस भी नहीं है, और आप लोग गलती भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताएं, ए फ्लोर ए फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विथ ए 4 to क्या है 4 to 6 mm मार्बल चिप्स इज नोन एज, उसे कौन सा फ्लोर बोलते हैं? मोजाइक फ्लोर बोलते हैं, मार्बल फ्लोर बोलते हैं। कल के क्लासेस में हम लोग फ्लोरिंग से क्वेश्चन किए थे, ठीक है। वही क्वेश्चन आज भी, उसी टाइप का क्वेश्चन आज भी आया है। ठीक है, तो बताएं कि उसे कौन सा फ्लोर कहते हैं? मोजाइक फ्लोर बोलते हैं, मार्बल फ्लोर बोलते हैं, टेरेजो फ्लोरिंग बोलते हैं, रेनफोर्स मार्बल फ्लोरिंग बोलते हैं। जिसका थिकनेस उसमें कितना 4 से 6 mm का चिप्स का, मार्बल चिप्स का यूज होता है, इट मीन्स ट्रेजो फ्लोरिंग। कल भी ट्रेजो फ्लोरिंग के कल भी हम लोग ट्रेजो फ्लोरिंग का क्वेश्चन किए थे, जो कि कल का जो बताया था वो कल गलत हुआ, गलत उसका स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके कारण से हम लोग गलत किए थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि ट्रेजो फ्लोरिंग का सही क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रेजो फ्लोरिंग, TERRAZO, ट्रेजो फ्लोरिंग। अब देखिए ट्रेजो फ्लोरिंग होता क्या है। देखिए आपका जो ट्रेजो फ्लोरिंग होता है, बेसिकली देखा जाए तो ट्रेजो फ्लोरिंग आपको होता है कंक्रीट बेड का भी बनता है, ठीक है। कंक्रीटिंग बेड का भी बनता है, और दूसरा हम लोग आपका बोल सकते हैं कि आपका मोटार मोटार बेड, मतलब मोटार बेड का भी बनता है क्या, ट्रेजो फ्लोरिंग। ठीक है, और इसमें बेसिकली मार्बल का चिप्स भी यूज होता है, ठीक है, जिसका थिकनेस जो होता है 4 से 6 mm तक होता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें बोल सकते हैं, इसमें जो सीमेंट मोटार जो हम लोग यूज करते हैं, सीमेंट सैंड का जो मिक्सर होता है, इसका जो इसमें जो रेशियो जो होता है सीमेंट सैंड का 1:3 का रेशियो जो होता है। ये तीनों पॉइंट एग्जामिनेशन से पूछा गया है। देखिए हम लोग लिखते हैं पहला, इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट बेड,
इट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट बेड एंड क्या, अभी हम लोग पढ़े ना, इट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट बेड एंड मोटार बेड, मोटार बेड। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब जो हम लोग इसमें जो हम लोग सीमेंट मोटार का जो हम लोग मिक्सचर जो यूज करते हैं, सीमेंट, नेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं सीमेंट मोटार मिक्सचर, यूज सीमेंट मोटार मिक्सचर, उसका रेशियो कितना रहता है, 1:3 रहता है। ठीक है, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं, इसमें मार्बल चिप्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, मार्बल चिप्स जिसका थिकनेस कितना होता है, 4 to 6 mm होता है दोस्तों, 6 mm होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेरेजो फ्लोरिंग। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, मार्बल फ्लोरिंग। तो मार्बल फ्लोरिंग क्या होता है दोस्त, देखिए मार्बल फ्लोरिंग, देखिए मार्बल फ्लोरिंग आपका इस टाइप का मार्बल फ्लोरिंग होता है जिसका थिकनेस 20 से 25 mm उसका थिकनेस होता है। जनरली मार्बल फ्लोरिंग का यूज आपका ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कहाँ पे, टेम्पल्स में, जहाँ पे मंदिर बना हुआ रहता है। मंदिर से आपका हो गया, आपका हॉस्पिटल्स हो गए, ये जितने भी मतलब बिल्डिंग्स हैं, ये सब जितने भी अलग अलग टाइप का बिल्डिंग है, चाहे मंदिर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, तो ये सब जगह पे आपका किस टाइप का फ्लोरिंग यूज किया जाता है, तो एलवेज आपका मार्बल फ्लोरिंग यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ मार्बल फ्लोरिंग, क्या कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको यही पूछेगा थिकनेस। ठीक है, और थिकनेस इसे कितना होता है और कहाँ इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे थिकनेस ऑफ मार्बल, एक मिनट, थिकनेस ऑफ मार्बल फ्लोरिंग कितना होता है जी, अभी बताए थे 20 से 25 mm। ठीक है, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, टेम्पल में और हॉस्पिटल में। इट इज यूज फॉर टेम्पल्स एंड हॉस्पिटल्स। बिल्डिंग। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया कि हम लोग मार्बल फ्लोरिंग क्या होता है, आपका टेरेजो फ्लोरिंग क्या होता है। ठीक है, एक आपका क्या है, मोजाइक फ्लोरिंग, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आपका मोजाइक फ्लोरिंग होता है, मोजाइक फ्लोरिंग का थिकनेस कितना होता है, 3 mm दोस्त, थिकनेस ऑफ मोजाइक फ्लोरिंग कितना होता है, 3 mm। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है, समझ में आ गया कि मोजाइक फ्लोरिंग क्या होता है, मार्बल फ्लोरिंग क्या होता है, देन आपका टेरेजो फ्लोरिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे प्रोसीड करते हैं दोस्त। अब देखिए देखिए हम लोग पीछे पहला ही क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको ध्यान होगा तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोन मेसनरी इज द चीफेस्ट, रफेस्ट एंड पुअरेस्ट फॉर्म, उसे हम लोग किस टाइप का स्टोन मेसनरी बोलते हैं, पीछे हम लोग किए हुए हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज ड्राई रबल मेसनरी। अस्लर क्या होता है, अनकोर्स रबल मेसनरी क्या होता है, कोर्स रबल मेसनरी क्या होता है, सारा हम लोग शुरुआत में ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है, डी इज राइट आंसर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ केस ऑफ स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी के स्टेटमेंट दिया गया स्टोन मेसनरी के बारे में, क्या पूछ रहा है हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं, स्टोन मेसनरी शुड नॉट बी डम्बेल शेप, ये क्या सही है या फिर गलत है। स्टोन मेसनरी शुड नॉट बी, सॉरी स्टोन यूज शुड नॉट बी डम्बल शेप्ड, एकदम सही है ये मेरा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है कि स्टोन मेसनरी सेक्शन शुड ऑलवेज डिजाइन टू ए कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या सही है, ये एकदम हरगिज ये गलत है दोस्त। ठीक है, कभी भी हम लोग स्टोन को डिजाइन, स्टोन मेसनरी की डिजाइन करते हैं
टेंसाइल में कभी नहीं करते टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। एलवेज हम लोग कंप्रेसिव के लिए करते हैं, लेकिन इसमें बोल दिया कंप्रेसिव एंड टेंसाइल बोल दिया है, जिसके कारण यह स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो मेरा जो इसमें से सही जो आपका है, सही मेरा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटरमाइन द रेट ऑफ बियर ऑफ स्टोन। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि डिटरमाइन करता है रेट ऑफ बियर ऑफ स्टोन? तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग पढ़े हुए एट्रेशन टेस्ट के बारे में। एट्रेशन टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है? रेट ऑफ बियर ऑफ स्टोन। रेट ऑफ बियर ऑफ स्टोन। ठीक है, इसका कुछ फार्मूला भी होता है, फार्मूला आपको याद है क्या? इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला क्या होता है बताए तो अभी? इसका परसेंटेज ऑफ बियर का फार्मूला बताएं, क्या होता है? लॉस इन वेट, लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट। हम लोग किए हुए हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। इनिशियल वेट इनटू 100। ठीक है, तो इसका जो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर ए गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज इन ए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। गुड गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कितना होता है जी? ग्रेटर देन 100। ये तो गलती आप लोग कर भी नहीं कीजिएगा कभी, है कि नहीं? इजी क्वेश्चन है इतना, तो इसको गलती होने के चांसेस भी नहीं है, आप लोग कभी गलती कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मैं आशा भी करता हूँ किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। अब बताएं, एक क्विक सेटिंग सीमेंट हैज इनिशियल सेटिंग टाइम, इसका कितना होता है? क्विक सेटिंग पूछ रहा है दी, ध्यान देना है। क्विक सेटिंग सीमेंट कितना होता है इसका इनिशियल सेटिंग टाइम? 5 मिनट। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना? 30 मिनट। क्विक सेटिंग टाइम का हो गया आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है इसका? इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम 30। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, बताएं। इसके बारे में आपको ट्रिक भी बताया था, क्या था जी? ट्रिक कहाँ है? आ जाओ, ट्रिक PWS बढ़ेगा तो मेरा HAPC घटेगा। अब HAPC क्या है भाई? PWS क्या है? P से आपका हो गया पोजोलोना सीमेंट। ठीक है, W से आपका क्या हो गया? वर्कबिलिटी हो गया। S से आपका क्या हो गया? श्रिंकेज। H से क्या हो गया आपका? हीट ऑफ हाइड्रेशन। A से क्या हो गया आपका? एयर इंट्रेंड एजेंट। ठीक है, P से आपका क्या हो गया? P से बताए परमेबिलिटी। और C से आपका क्या हो गया? क्यूरिंग पीरियड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज, देखिए वर्केबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज द अर्लियर स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इंक्रीज इन श्रिंकेज मेरा 110% सही है। इसके बाद देखिए डिक्रीज इन अर्लियर स्ट्रेंथ सही है। जब मेरा वर्केबिलिटी बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रेशन एयर इंटेनिंग, ठीक है, ये भी सही है। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विथ सल्फेट, ये भी सही है। ये फार्मूला के हिसाब से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये कम हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो रहा है। इट मीन इसी को बोल रहा है रिडक्शन इन ए केमिकल
एक्शन विथ सल्फेट, ठीक है, इंक्रीज इन श्रिंकेज, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दोस्त। तो ये ट्रिक है, मैं आपके लिए बनाया हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन को अब मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को बिना ट्रिक से याद किए हुए, मतलब आपको कंसेप्ट से आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रिक का। ट्रिक उसके लिए है जो को जिसको कन्फ्यूजन होता है थोड़ा, ठीक है, जिसको कन्फ्यूजन होता है, जिसको मतलब भूल जाता है, उसके लिए ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। चलिए, इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताएं। द क्विक हार्डनिंग सीमेंट डेवलप इन 7 days, कितना डेवलप होता है, कितना जी, कितना दिन में। फॉर क्विक हार्डनिंग सीमेंट डेवलप इन 7 days, विद इन 3 days। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच यदि फ्लोइंग हैज ए लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। हम लोग शुरुआत से, जब से हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किए हैं, पर डे हम लोग सीमेंट के बारे में, उसके कंपाउंड के बारे में, उसके बक्स कंपाउंड के बारे में, उसका टेस्ट के बारे में, हर दिन एक ना एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब देखिए हर दिन मिल रहा है। आज मेरा 7वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है सब्जेक्ट वाइज का, और उसमें देखिए आपको सीमेंट का भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, किस टाइप से पूछे गए आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तब बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कि जरूरत है, बताएं, बताने की जरूरत तो नहीं होगा ना हमको। अच्छा देखिए, एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, खाली हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पर हो गया कंपाउंड आपका, ये आपका कंपाउंड हो गया, और आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो कि आपको क्या होता है, जूल पर ग्राम में होता है, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, अरे यार सी, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम 4A8, ठीक है। अब देखिए हमको हीट ऑफ हाइड्रेशन इसके कितना होता है, 500 जूल पर ग्राम। इससे कितना होता है, 245 जूल पर ग्राम। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में कितना होता है सबसे ज्यादा, 865 जूल पर ग्राम, ठीक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम प्लेट में कितना होता है, 420 जूल पर ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट, क्या पूछ रहा है हमको, ट्रू पूछ रहा है जी, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, या स्टेटमेंट दिया गया दो तीन गो, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट रेशियो ऑफ ए कंक्रीट मिक्स। जब मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, एकदम सही है स्टेटमेंट। ये जो मेरा है स्टेटमेंट नंबर 1 जो है मेरा 110% सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट मिक्स, कंक्रीट मिक्स में जब हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 4 हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी, जैसे ही हम लोग सीमेंट में कंक्रीट मिक्स में अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे, इट मीन्स हाइड्रेशन तो होगा ही जरूर, 100% आपको वाटर हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन होगा इट मीन्स वर्केबिलिटी भी वहाँ पे होगा, ये जो दोनों बोल रहा है इट मीन्स कि दोनों होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या है, क्रीप एंड श्रिंकेज, क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ए वाटर सीमेंट रेशियो, ये तो सरासर ये गलत है। क्या उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है, लेकिन ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है, एकदम गलत है। तीसरा गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा आपका जो है आपका राइट आंसर है, मतलब ये ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर दोस्त, ठीक है। ये ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेबलिंग ऑपरेशन दैट रिमूव्स हम्प्स एंड hollow and gives a true and uniform concrete in the finishing of a concrete surface is called as, उसे क्या बोलते हैं, हम्प्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और हॉलो को रिमूव कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नहीं बोलते हैं, क्यूरिंग भी नहीं बोलते हैं, ट्रोलिंग भी नहीं बोलते हैं, स्क्रीडिंग उसको बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, स्क्रेडिंग बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। द केमिकल एडमिक्सचर, अभी हम लोग पीछे किए जस्ट, अरे सेम क्वेश्चन है क्या भाई। द केमिकल एडमिक्सचर दैट परमिट अर्लियर, ये तो सेम क्वेश्चन है वो। अब बताएं, फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन, विल नॉट बी सुटेबल फॉर अ सेटिस्फैक्टरी कंक्रीट मिक्स। फाइनेस मॉडुलस कितना होता है जी, बताइए। देखिए फाइन सैंड के लिए, फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, कितना होता है 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9, ये आपका 2.9 से 3.2। यहाँ क्या बोल रहा है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज नॉट बी ग्रेटर देन, इट मीन्स 3.2 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्यूरिंग, क्यूरिंग ए कंक्रीट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर्स, क्या क्यूरिंग ए कंक्रीट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ, वाटर रेसिस्टेंस एंड अबव, सब सभी 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 बेटर, आपका वॉल्यूम स्टेबिलिटी उसका बेटर हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी उसका बेटर हो जाएगा, वाटर रेसिस्टेंस भी आपका बेटर हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इज अ मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए गेज सीमेंट मोटार, इन ए गेज सीमेंट मोटार द एडिशन ऑफ ए सीमेंट इज सीमेंट इज डन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मोटार। गेज सीमेंट मोटार, जो हम लोग एडिशन, जो हम लोग ऐड करते हैं सीमेंट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा मोटर बोलते हैं, एलवेज लाइम मोटर बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, लाइम मोटर। लोग इसमें भी गलती करते हैं, गलती नहीं करना है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें दोस्त। ठीक है, अगर कोई कोई क्वेश्चन आपको समझने में प्रॉब्लम हो गया हो, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट का तुरंत आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, जवाब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइम मोटर। लाइम मोटर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और क्या पूछ रहा है हमसे, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, लाइम मोटर इज क्वाइट, लाइम मोटर इज क्वाइट ए प्लास्टिक एंड वर्केबल, एकदम सही है। लाइम मोटर जो होता है वर्केबल होता है ना भाई, वर्केबल होता है, प्लास्टिक भी होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है आपका है, हाँ, लाइम मोटर डेवलप स्ट्रेंथ स्लोली, एकदम सही है। धीरे धीरे स्लो करता है, धीरे धीरे ये सेट करता है, विथ कंटिन्यूअस टू गेन अ स्ट्रेंथ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एकदम 110% करेक्ट है। लाइम मोटर गिव्स ए फायरली स्ट्रॉन्ग सरफेस फिनिश, एकदम सही है। तो तीनों इसमें सही हो गया, पहला दूसरा सही है, राइट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सोचा कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा था। ये आपका आज का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन था। ऑप्शन स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो तैयारी अपना बहुत बेहतरीन तरीके से करें दोस्तों। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो आज का सेट का वीडियो, ये आज का सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आपका यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू। वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय। ठीक है, चलिए।